हेलो, वेलकम टू ऑल। अभी तक आपने क्या देखा है? तो एसेट्स देख लिया, एसेट्स का टाइप्स और थोड़े बहुत नॉन करेंट और करंट एसेट्स से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया कुछ एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे डेटर्स, ठीक है। फिर फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, टैंजिबल क्या होता है, इंटैंजिबल क्या होता है, इन चीजों से अभी और भी आगे मिलेगा। अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया बस आपको। नेक्स्ट हमारा जो की टर्म है वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है आज हम लोग वो देखेंगे। तो देखो, लाइबिलिटी का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दायित्व, ठीक है। कर्ज, हम जो किसी से लोन लेते हैं, किसी से कर्जा लेते हैं, वो क्या कहलाएगा? मेरा लाइबिलिटी, जिसको हमको फ्यूचर में वापस करना पड़ता है। तो अकाउंट्स के हिसाब से लाइबिलिटी को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। टोटल दो कैटेगरी हो सकता है लाइबिलिटी का। देखो, दो मेजर हेडिंग्स। नंबर वन, सेम नॉन करेंट, वैसी लाइबिलिटी जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर होगा, 1 साल से ज्यादा, ये हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटी। दूसरा, करेंट लाइबिलिटी, जो 1 साल से कम होगा, लेस देन 1 ईयर। इसका लाइफ क्या होगा? 1 साल से कम होगा, शॉर्ट टर्म नेचर का होगा ये, और ये लॉन्ग टर्म नेचर का, लंबे समय के लिए, ठीक है। नाउ नॉन करेंट लाइबिलिटी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हम लोग नॉन करेंट को भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला तो इंटरनल लाइबिलिटी कह सकते हैं हम लोग, इंटरनल लाइबिलिटी। दूसरा, एक्सटर्नल या आउटसाइडर लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? ऐसा लाइबिलिटी जो मालिक का होता है, मालिक ने पैसे लगाए, वो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल, प्रॉफिट, एक्सेट्रा, ये पैसे ओनर्स के होते हैं। ओनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है। सर ऐसे कैसे माना जाता है? क्योंकि अकाउंट्स में हमेशा याद रखना, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग आदमी हैं, ठीक है। यहीं पे मैं एक कॉन्सेप्ट को डील करूंगा आपको, आप इसको ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये एक मिस्टर ए नाम के आदमी है, इनका नाम है मिस्टर ए। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। ए एंटरप्राइजेस करके, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न शुरू किया। अब देखो, बीएसटी में सोल ट्रेडिंग को एक लीगल एंटिटी नहीं माना जाता लॉ के हिसाब से, बट अकाउंट्स मानता है। अकाउंट्स हर बिजनेस को अलग मानता है, एक सेपरेट पर्सन मान लेता है, और ओनर को एक सेपरेट पर्सन मानता है, ठीक है। ये बात किसने कहा है तो बताएंगे अभी, उसका नाम क्या उस प्रिंसिपल का। अभी आप ये समझो, मिस्टर ए ने जो बिजनेस शुरू किया उसका नाम है ए एंटरप्राइजेस। तो अकाउंट्स की नजर में ए एंटरप्राइजेस अलग आदमी है और मिस्टर ए एक अलग आदमी है, ठीक है ना। हम लोग जो अकाउंट्स सीख रहे हैं वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीखेंगे, ठीक है। ओनर क्या करता है क्या नहीं करता उससे मुझे मतलब नहीं, बिजनेस में क्या होता है उससे मतलब है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर ए अलग आदमी है, ए एंटरप्राइजेस अलग आदमी है, ठीक है। और हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो इसके बुक्स में करेंगे, ए के बुक में, ठीक है। अब जब दोनों अलग अलग आदमी है, ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये पढ़ेंगे हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर्स आर सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। तो इस लिहाज से ओनर जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी, ठीक है।
तो जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसको कहते हैं कैपिटल। तो बिजनेस के लिहाज से ये कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, बट कौन सा लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। वैसे ही बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट बिजनेस का नहीं होता, वो प्रॉफिट ओनर का होता है। क्यों, रिस्क ओनर ने लिया है। तो वो प्रॉफिट अगर बिजनेस के पास पड़ा हुआ है तो वो अमानत किसका है, ओनर का है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट क्या माना जाएगा, लायबिलिटी माना जाएगा। इसलिए कैपिटल या प्रॉफिट, रिजर्व्स, वो सब क्या मानते हैं हम लोग, लायबिलिटी मानते हैं। बट इंटरनल लायबिलिटी इसलिए क्योंकि अगर बिजनेस से प्रॉफिट नहीं होता है तो ओनर को प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा और ओनर क्लेम नहीं कर सकता कि हमको दो ही प्रॉफिट। बट अगर आउटसाइडर का फंड होता तो देना पड़ता। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता, रिस्क नहीं होता। अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रहा तो कोई बात नहीं, ओनर को पैसे मत दो। बट अगर आउटसाइडर का पैसा है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं, उनका जो शेयर है वो देना पड़ता है इंटरेस्ट के तौर पे, या जैसे भी आप दो। राइट, तो हम लोग आगे बढ़े। इंटरनल तो हो गया। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या होता है, तो यहां देखो, एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब जो बाहर का पैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन। कौन सा लोन, लॉन्ग टर्म नेचर का, लॉन्ग टर्म 10 साल का, 20 साल का, या डिबेंचर्स अभी आपको 12th में मिलेगा, ये भी एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जो बाहरी लोगों से लेते हैं, या कोई थर्ड पार्टी से, किसी आउटसाइडर से, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी उससे ले लिए, तो लंबे समय के लिए किसी से लोन लिए, वो कहलाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, अगर इनके पैसे वापस नहीं करोगे या टाइम पे इसका ईएमआई नहीं दोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे या प्रिंसिपल नहीं दोगे, तो ये लोग आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप ये कह के बच नहीं सकते कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये लोग नहीं सुनेंगे। बट यहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ये सुनेगा, ये बोलेगा कोई बात नहीं, जब प्रॉफिट होगा तब देना। तो ये डिफरेंस है इन दोनों लायबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसका लाइफ 1 साल से कम है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, सबसे पहले एग्जांपल इसका क्रेडिटर बोलो या सन्ड्री क्रेडिटर बोलो, एक ही बात। कई बार बच्चे के अनुसार सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर के ग्रुप को सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। सन्ड्री मतलब विभिन्न, वेरियस। तो कई सारे क्रेडिटर का जो ग्रुप है उनको कहा जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर को हिंदी में कहते हैं लेनदार। जब उधार में सामान मार्केट से खरीदते हो तो जिससे उधार लिए हो ना वो तुम्हारा क्रेडिटर हो गया, क्योंकि फ्यूचर में उसको पैसा वापस करना है। और क्या हो सकता है एग्जांपल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी का मतलब हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक कभी कभी फैसिलिटी देती है कि जितना पैसा जमा किए उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो अगर इमरजेंसी हो गया तो। जैसे मेरे पास 1 लाख जमा है बैंक में और मुझे अभी 1.5 लाख का जरूरत है, तो बैंक कुछ कंडीशन के बेसिस पे मुझे अलाउ कर सकती है कि सर आप 1 लाख से ज्यादा निकाल लो, बट कुछ दिन के बाद आपको वापस पैसा डलवाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड चार्जेस। तो ये जो फैसिलिटी इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट जितना ओवरड्रॉन, जितना आपने जमा किया उससे ज्यादा निकासी हो गया। और क्या है, तो और भी एक एग्जांपल है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो हो चुका है बट अभी तक पेमेंट नहीं किया। जैसे मान लो एम्प्लॉय का सैलरी बन चुका है पर पैसे नहीं है तो पेमेंट नहीं किया, बोला कि अगले महीना पेमेंट कर देंगे, अगले साल पेमेंट कर देंगे, वो मान गया, तो ये आपका लायबिलिटी है, क्योंकि जब तक उस एम्प्लॉय को आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये करंट लायबिलिटी माना जाता है जब कोई खर्चा आपने कर दिया और पेमेंट अभी नहीं किए। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और हो सकता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, तो जब गुड्स किसी से उधार में हम खरीद लेते हैं सामान, उधार में सामान खरीद लिया, पेमेंट किया नहीं और उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, वो बोलता है कि आप पैसा टाइम पे नहीं देते हो,
या मान लो नहीं दोगे पैसा तो हम कहाँ तुम्हारे पीछे भागते चलेंगे, कहाँ तुम पे केस करेंगे, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट का कोई वैल्यू तो है नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, रिटर्न में ले लो मुझसे। तो मैंने रिटर्न में उसको प्रॉमिस करके दे दिया कि 3 महीने बाद तुमको पैसे मिल जाएंगे। उसने ये बात लिख दी, मैंने साइन कर दिया। तो उस रिटर्न कागज को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर आप किसी से उधार में सामान लेते हो और इस बात को लिख के दे देते हो तो वो कहलाएगा आपके लिए बिल्स पेबल, मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अगर कल को मैंने पेमेंट नहीं किया तो उस बिल के बेसिस मेरे ऊपर केस कर सकता है। और जिसने लिखा वो आदमी, उसके लिए हो गया बिल रिसीवेबल, उसके लिए एसेट्स हो गया, मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। ठीक है, तो यही सब मेजर टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म